अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम दो टाइप के, एक को बोलते हैं इंटीग्रेटेड, एक को बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इंटीग्रेटेड का लफ्जी मतलब क्या है? इकट्ठा। इंटीग्रेटेड का लफ्जी मतलब क्या है? इकट्ठा, साथ। वो कहते हैं कि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ना आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग एक ही साथ कर देते हो। एक सॉफ्टवेयर मिलता है, वो आपको दोनों को इकट्ठी अकाउंटिंग करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? ये जो रिसीवेबल रिकॉर्ड करना, पेएबल रिकॉर्ड करना, किसी के एक्सपेंस देना लेना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के काम, जर्नल लेजर इसे बोलते हैं। एक होता है फैक्ट्री लेजर। फैक्ट्री लेजर क्या रिकॉर्ड करता है? मटेरियल खरीदा बेचा, सॉरी खरीदा, इस्तेमाल हुआ, लेबर कितनी लगी, वर्क इन प्रोसेस कितना हुआ, फिनिश गुड्स कितनी तैयार हुई। ये क्या होता है? ये फैक्ट्री लेजर में होता है। ये फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा होता है। सेल्स जर्नल लेजर है। उधार पे पैसे दिए लिए, सैलरियां पे की, रेंट पे किया, ये सारे कौन से लेजर कहलाते हैं? जर्नल लेजर। फैक्ट्री लेजर में क्या होता है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। इसकी अकाउंटिंग कहां पर हो रही होती है? फैक्ट्री के अंदर। और एडमिन ऑफिस के अंदर किसकी अकाउंटिंग हो रही थी? सेल कितना हुआ, वापस पैसे कितने आए, सैलरी कितनी दी, रेंट कितना पे किया, ये किस में हो रहा होता है? जर्नल लेजर के अंदर। कहते हैं अगर आपकी फैक्ट्री और आपका ऑफिस एक ही बिल्डिंग के अंदर है या करीब करीब है, तो आप इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम बना लो। मतलब एक ही सिस्टम बना लो जिसके अंदर दोनों काम साथ साथ हो रहे हो। अगर आपका ऑफिस और आपकी फैक्ट्री दूर दूर है, तो फिर क्या करो? इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर एक फैक्ट्री लेजर भी बन रहा होता है और जर्नल लेजर भी बन रहा होता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर कितने टाइप के अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होते हैं? दो टाइप्स। कौन कौन से? फैक्ट्री लेजर। फैक्ट्री लेजर में किस चीज का रिकॉर्ड होता है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। और जर्नल लेजर के अंदर बाकी सारी अकाउंटिंग। ठीक होगी बात? अगर सेल की एंट्री पास करोगे तो जर्नल लेजर के अंदर पास करोगे या फैक्ट्री लेजर के अंदर? जर्नल लेजर के अंदर। मटेरियल खरीदने की एंट्री कहां पर पास होगी? फैक्ट्री लेजर के अंदर। ठीक होगी बात? अब लेकिन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कंबाइन एंट्री होती है। दो एंट्रीज नहीं पास कर रहा होता, वो एक ही एंट्री पास कर रहा होता। सपोज दैट अगर हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर एंट्री पास करें ना, वो कहे जी मटेरियल खरीदा, तो क्या एंट्री पास करेगा? मटेरियल डेबिट, अकाउंट पेएबल। ये है इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर एंट्री। पता है फैक्ट्री लेजर के अंदर ये एंट्री क्या पास करेगा? फैक्ट्री लेजर के अंदर मटेरियल डेबिट, जर्नल लेजर क्रेडिट। क्योंकि उसने अकाउंट पेएबल तो रिकॉर्ड करना ही नहीं फैक्ट्री लेजर वाले ने। फैक्ट्री लेजर वाले ने 5 चीजें रिकॉर्ड करनी है: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। तो जर्नल लेजर वाला इन 5 के अलावा सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा। अब जर्नल लेजर वाला पता क्या एंट्री पास करेगा? फैक्ट्री लेजर डेबिट, अकाउंट पेएबल। मतलब ये है इंटीग्रेटेड एंट्री, इकट्ठी एंट्री। मटेरियल खरीदा, मटेरियल टू अकाउंट पेएबल। फैक्ट्री वाला कहता है भी मेरा मटेरियल से ताल्लुक है, पैसे आपने देने हैं, ऑफिस वाले ने देने, तो वो ऑफिस का नाम लिख लेता है, मतलब जर्नल लेजर लिख लेता है, मटेरियल डेबिट, जर्नल लेजर। अब जर्नल लेजर वाला कहता है कि फैक्ट्री में जो चीज आई है ना, उसके मैंने पैसे देने हैं, एक तरह की वो लायबिलिटी है। तो इसको वो एक तरह से ना स्प्लिट करके एंट्री पास करता है। लेकिन ये हमारे सिलेबस में इस तरह से एंट्रीज नहीं है। हमारे सिलेबस में ये पहली वाली एंट्री है, इंटीग्रेटेड वाली, इंटरलॉकिंग वाली एंट्री। तो इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है? फैक्ट्री लेजर अलग, जर्नल लेजर अलग। और ये मोस्टली कब मेंटेन करते हैं? जब ऑफिस और फैक्ट्री साथ साथ ना हो या एक ही बिल्डिंग के अंदर ना हो। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री एक ही साथ पास की जाती है। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से ये कंपाउंड एंट्री पास हो जाती है।
कैश के मटेरियल परचेज करते हैं तब भी तो फिर भी यही होना था, अकाउंट पेबल की जगह लफ्ज कैश आ जाना था बस। तो यहां पर वो लिखता है ना, इन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द फैक्ट्री लेजर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जर्नल लेजर। कहता है इंटीग्रेटिंग अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो फैक्ट्री का लेजर होता है वो बड़ा मेन पार्ट होता है जर्नल लेजर के अंदर। ठीक होगी बात। मैंने बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चाहे तो क्रॉस कर दें, क्योंकि बाकी अगर पेपर में आ भी जाता है ना आपको वैसे ही पता चल जाना है कि फैक्ट्री लेजर के अंदर क्या क्या होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। कहता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल कैसे फाइंड होगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूरा बनाना पड़ेगा। याद आया ना, वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करने के लिए। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, फिर प्राइम कॉस्ट फाइंड करेंगे, फिर वो सारा फॉर्मेट बनाएंगे, तो फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, फिर हमारा जाकर ट्रेडिंग अकाउंट बन पाएगा। ये होता है मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। Accordingly, in order to calculate the gross profit, it is essential to determine the cost of goods manufactured या cost of goods sold। बस ये पढ़ना है तो ठीक है, वरना इसको भी खत्म करें। The main purpose of manufacturing account is to ascertain the cost of goods manufactured या sold, which is transferred to the trading account। ये line important है। The main purpose of manufacturing account is to ascertain the cost of goods manufactured या sold which is transferred to the trading account। अब पेपर में कैसे सवाल आएगा, वो कहेगा जी मेन पर्पस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फलाना होता है, फलाना होता है, और एक मकसद ये भी लिख देगा। यानी वो कहेगा जी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मकसद होता है कि जी कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है, फिर वो कहेगा जी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मकसद होता है हमारा प्रॉफिट कितना आना है। तो मेन मैन्युफैक्चरिंग का मकसद क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड करना। I get that this account is debited with opening stock and all items of the cost including purchase related to production, credited with the closing balance work in process and cost of goods produced transferred to the trading। ये वही बात लिख रहा है कि जो हमने जर्नल एंट्री पास की है ना, कि पहले वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता जाता है, जब बाद में चीज तैयार हो जाती है तो वो फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डेबिट हो जाता है और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाता है। इसमें सिर्फ ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है, एक ये यहां तक और एक ये इंटीग्रेटेड, बाकी आप चाहे तो इग्नोर कर देना। सर्विस बिजनेस में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ बिजनेस बाय एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ बिजनेस बाय एक्टिविटी, तो तीन तरह की एक्टिविटी होती है, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। A service type of business provide intangible product, मतलब products with no physical form। Service type firms offer personal skills, expertise, advice and other similar product। Example of service business are saloons, repair shops, schools, banks, accounting firms and law firms। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इतनी ही है बस, कि ये किसका बिजनेस है, इंटेंजिबल। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ बिजनेस बाय प्रोडक्ट एट होलसेल प्राइस एंड सेल सेम एट द रिटेल प्राइस। होलसेल प्राइस पे खरीदेगा, रिटेल प्राइस पे, होलसेल से क्या मुराद है, इकट्ठी चीजें खरीदेगा और फिर उसको अलग अलग कीमत पे बेचेगा। They make profit selling the product at a price higher than their purchase cost। A trading business sell a product without changing, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, without changes its form, like as grocery, convenience store, distributor and other resellers। ये मेन वो क्या कहेगा कि वो कोई एक्टिविटी बताएगा और हमसे कहेगा कि ये रिटेलर का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर का है या सर्विस का। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, कहते हैं अनलाइक ट्रेडिंग बिजनेस, कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस की तरह ये नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बाय प्रोडक्ट विद द इंटेंशन टू यूजिंग देम एज अ इन मेकिंग अ देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट परचेज। कहता है जो खरीदेगा उसको तब्दील करके बेचेगा। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है, चेंज करना। कहता है तब्दील करके बेचेगा। अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कंबाइन रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड
इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स विद देम बी सोल्ड। फिर आगे फर्दर वो कहता है कि इट इज इंपॉर्टेंट कि इसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या होना चाहिए और डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट होती है। क्या क्या चीजें आती है डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर अली? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट में क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कहता है जी, पहले उसने कहा जी डायरेक्ट कॉस्ट द कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड इन फुल इन अ कॉस्ट यूनिट। अच्छा, एक बात और भी अक्सर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट सिलेबस में, एक लफ्ज होता है कॉस्ट यूनिट, एक लफ्ज होता है यूनिट कॉस्ट। इसका मतलब होता है यूनिट और इसका मतलब होता है कॉस्ट। कॉस्ट यूनिट का मतलब है जिसकी कॉस्ट फाइंड कर रहे हो वो यूनिट। जैसे इस पेन की कीमत फाइंड करना है तो इसको आप कह सकते हो कॉस्ट यूनिट। इसकी पेन की कीमत है 1200, वो क्या होगा? यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट यूनिट क्या हुआ? वो यूनिट। और यूनिट कॉस्ट क्या हुआ? वो कॉस्ट। अगर मैं कहूं कि इस पेन की कीमत 1200 रुपए है तो ये जो पेन है इसका यूनिट बता। और 1200 रुपया क्या है? वो कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ये लफ्ज इस्तेमाल क्या कह रहा है वो कहता है कि दैट कैन बी ट्रेस्ड इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट के अंदर जैसे अगर आपने ये लकड़ी वाला ये डाइस पकड़े और कहें जी इसमें ये लकड़ी की कीमत इतनी है, लकड़ी नजर भी आ रही है, इसके अंदर ये जो पेंट इस्तेमाल हुआ है उसकी भी कॉस्ट सर्टन हो सकती है। मतलब जो कॉस्ट इसके अंदर नजर आ रही है ना या लगी हुई है वो डायरेक्ट। जो कॉस्ट तो मटेरियल की कोई लगी हुई है लेकिन इसके अंदर ट्रेस उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। ठीक होगी बात। अब डायरेक्ट मटेरियल, ये आपने कल हमने इसको बड़ा डायरेक्ट एक्सपेंस इसको डिटेल में पढ़ा था हमने। प्राइम कॉस्ट पे आ जाए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट भी आपने पढ़ लेना, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी, एग्जांपल भी, ये बल्कि आपने पढ़ भी लिया था। बस इस पैराग्राफ पे आ जाए। मैंने वो पैराग्राफ आइडेंटिफाई करवाने जहां से सवाल बन रहा है। ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा बेध्यानी में, अच्छा ये भी मुझे आता है ये भी आता है, तो इसलिए जिसको मैं हाईलाइट करवाता हूं उसको ध्यान से पढ़ लेना। In cost accounting system, it is a common practice to include production overhead in unit cost and measure the full production cost per unit. However, admin and selling and distribution overhead costs are not usually included in the cost of each unit. कहता है जो cost of unit find करना है ना, उसके अंदर administration cost ऐड नहीं होती, ना admin cost ऐड होती है, ना selling ना distribution। उसके अंदर क्या क्या ऐड होता है? मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड। मटेरियल, लेबर और ये कौन से हैं? ये है नॉन प्रोडक्शन। तो कॉस्ट बताते वक्त ना इसके अंदर वो कॉस्ट ऐड नहीं करते। अब ये तो नहीं अगर सेल करने का खर्चा, ऑफिस के खर्चे, वो इसकी कॉस्ट के अंदर ऐड। इंस्टेड दे आर ट्रीटेड एज अ टोटल एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड कॉस्ट। और किस में ट्रांसफर करते हैं? एसओपीएल के अंदर। किस नाम से भला? अदर एक्सपेंसेस के अंदर। ये एग्जांपल्स आपको समझ लगी थी, पेपर में ये कई दफा आई हुई है। ऐसे एग्जांपल से एक सवाल वो बनाकर दे रहा है। तो इसके बाद ये एक पेज ही बस इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा पूरा, जिसमें से एक सवाल बन जाता है। ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट, बाकी सिर्फ चंद चीजें हम हाईलाइट करेंगे, बस खत्म हो जाएगा। फैक्ट्री लेजर इज मेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। गहरी सी बात है, फैक्ट्री लेजर किस लिए बनाया जाएगा? मैं रिटेलर के लिए तो फैक्ट्री लेजर बन ही नहीं सकता ना। एंड इज नॉट प्रिपेयर फॉर ट्रेडिंग कंसर्न। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ अकाउंट्स कंटेनिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस। कहते हैं इसके अंदर कौन से अकाउंट्स होते हैं जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड की जाती है। और उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कहां से फाइंड होगी? एक मटेरियल का लेजर बनता है, एक लेबर का लेजर बनता है, एक ओवरहेड का बनता है, एक वर्क इन प्रोसेस का बनता है, उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड होती है। पहले मटेरियल फाइंड करोगे, उसमें प्लस करोगे लेबर, उसके अंदर प्लस करोगे ओवरहेड। इन सब को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस। इन तीनों को प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा फिनिश्ड गुड्स। तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाता है, फिनिश्ड गुड्स डेबिट हो जाता है।
Generally, the factory ledger is maintained for the manufacturing operation, especially when it is located in far away in the area from the. हेड ऑफिस ये बात समझ लगी? कहता फैक्ट्री लेजर ज्यादातर तब मेंटेन होता है जब आपका हेड ऑफिस, मतलब जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है, वो आपके फैक्ट्री से दूर। अगर फैक्ट्री से दूर नहीं है तो हम एक ही लेजर बना लेते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर, उसको फाइनेंशियल लेजर कह देते हैं या जर्नल लेजर। फिर फैक्ट्री लेजर अलग नहीं बनता। Why is फैक्ट्री लेजर नीडेड? क्यों फैक्ट्री लेजर जरूरत होती है? वो इसलिए हमें ये पता चल रहा है कि हमें चीज बनाने पे खर्चा कितना आ रहा है, ताकि हम कल को उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके बेच सकें। सारे खर्चे अगर हम ऐड कर देंगे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वाले भी हो और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी हो, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमें उस यूनिट में कितना खर्चा आ रहा है। The accounting for inventory for an entity that buy and sells goods has been explained in previous chapter. Periodic inventory system and perpetual inventory system. This chapter explains how to account for goods that are manufactured instead of purchased. The cost of goods sold is simply the purchase price of the goods in the trading business. In contrast, ये पहले सारी बात पिछले चैप्टर की थी उसकी। कहता है इसमें क्या होता है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग एंड, देखिए प्राइम कॉस्ट में क्या आ जाता है? मटेरियल और लेबर, और प्रोडक्शन ओवरहेड तीसरी चीज आ गई। तो प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट बराबर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और मटेरियल प्लस लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल प्लस लेबर को प्राइम कॉस्ट इकट्ठा भी कह सकते हो। The accounting system must identify these costs and then transfer them to the finished goods. ये देखिए उसने एक ये टेबल बना दिया। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ना, इस पिक्चर की क्योंकि कोई सोचता ही नहीं है, इस पिक्चर को समझना कोई मुश्किल नहीं है। और आप हर जब भी कोई कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको ये पिक्चर मिलेगी। वो कहता है होता क्या है, एक मटेरियल का लेजर बनता है, एक लेबर का बनता है और एक प्रोडक्शन। अब ये तीनों लेजर किस में चले जाते हैं? फिर ये किस में चले जाते हैं? और फिनिश गुड्स किस में चला जाता है? एसओपीएल के अंदर। किस नाम से? और जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है डायरेक्ट एसओपीएल के अंदर चले जाते हैं। कहते हैं मटेरियल लेबर ओवरहेड, पहले 3 लेजर बनते हैं, और तीनों का टोटल किस में चला जाता है? फिर वर्क इन प्रोसेस किस फॉर्म में चला जाता है? और फिनिश गुड्स जो तैयार हो जाती है ना, वो हम लिखते हैं ना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसकी जगह क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये है जी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये जो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स और इंटरलॉकिंग, ये लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सिर्फ एक नजर देखनी है, चीजें खत्म हो जाएंगी। इन प्रैक्टिस देयर इज अ वेरिएशन इन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कहते हैं a complex production process might be involve several different processes and this might be reflected in the transfer of goods along a chain of work in process। अच्छा ये जो लाइन है ना, यहां तक इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। कहता है ये जरूरी नहीं कि आपने एक चीज बनाई ना तो उसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड ऐड कर दी। कहता है ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस लगाने पड़े। जैसे सपोज दैट आपने ये बनाई चेयर, अब इस चेयर में आपके पास 3 तरह के रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक लकड़ी, एक कपड़ा और एक आयरन। ठीक है, अब जो लकड़ी है, लकड़ी का रॉ मटेरियल अपना होगा, कपड़े का रॉ मटेरियल अपना होगा और आयरन का अपना होगा, 3 डिफरेंट हो गए। अब लकड़ी के ऊपर लेबर अलग लगेगी, कपड़े को काटने में, कपड़े को तैयार करने में लेबर अलग लगेगी, और आयरन को सेट करने में, उसका फ्रेम बनाने में लेबर। तो 3 टाइप के एट द सेम टाइम प्रोसेस चल रहे हैं। तीनों का ओपनिंग रॉ मटेरियल, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तीनों का रॉ मटेरियल यूज्ड आएगा। फिर तीनों की लेबर प्लस होगी, तीनों के ओवरहेड ऐड होंगे, और वो तीनों सब बन एक फाइनल प्रोडक्ट बन गई अलग अलग, लेकिन अभी चेयर नहीं बनी। अब इन तीनों को इकट्ठा किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा, फिर उसके बाद वो वर्क इन प्रोसेस सारे इकट्ठे हो गए। कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है,
रिटेलर क्या करता है, बनी बनाई चीज खरीदता है, उसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर देगा, उसके अंदर एलसी चार्जेस ऐड कर देगा, उसके अंदर सपोज दैट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड कर देगा, चीज की कीमत तैयार हो गई। लेकिन कहता है मैन्युफैक्चरर के लिए ये इतना काम आसान नहीं है कि वो ये कह दे कि ये चीज मेरी इतने की बनी है। वो कहते हैं उसके लिए पहले डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स या प्रोसेस से गुजर के आना पड़ता है। यही बात इसमें लिखी हुई है कि a complex production process might be involve several different process. This might be reflect in the transfer of cost along a chain of work in process. कि एक वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा, चेन ऑफ वर्क इन प्रोसेस होगा। Similarly, in many industries, certain process are outsourced. इसका क्या मतलब है? Certain process are outsourced. जैसे suppose that आप चेयर बना रहे हो, आप कहते हो जी लकड़ी और फ्रेम लोहे का आप खुद तैयार कर लोगे, कपड़ा ना छोड़ो इसको, तो हम किसी और बंदे को कह देते हैं, टेक्सटाइल मिल को कह देते हैं, उन्हें कहते हैं हमें इस तरह का कपड़ा तैयार करके दे दो, तो वो सारे प्रोसीजर वो तैयार करके दे देता है, हमें फाइनल प्रोडक्ट दे देता है जो हमने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया। या हो सकता है कपड़ा और फ्रेम हम बना लेते, लकड़ी का जो ऊपर लगा हुआ है हैंड वो आप किसी और से बनवा लेते हो, बस आकर बस फिट कर देते हो। तो कहता है कि ये भी हो सकता है कि सर्टेन प्रोसेस आर टेक्सटाइल कंपनीज, द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग मे बी डन इन हाउस and the thread may be given to the outsource and vendor for knitting, and then the knitted cloth brought back after paying manufacturing charges to the outsource party to make the finished product. कहता आप कपड़ा बना रहे हो सकता है कि कुछ प्रोसेस आप खुद कर रहे हो, कुछ प्रोसेस आप किसी से करवा के कपड़ा एंड पे फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लो। कहता है दो कॉमन सिस्टम होते हैं, इंटीग्रेटेड और इंटरलॉक। इंटीग्रेटेड ये पेपर में एज इट डेफिनेशन लिखी हो मिलेगी आपको, और आपने बस ये पहचाना है ये डेफिनेशन सही है या गलत, वो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और या इनकरेक्ट। अ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स यूजिंग अ कॉमन इनपुट ऑफ डाटा, ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहला, सिंगल सेट ऑफ अकाउंट जिसमें फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों होते हैं, और कॉमन इनपुट मेथड। इसका इनपुट मेथड कॉमन होगा, डिफरेंट नहीं होगा। आगे, अ सिस्टम वेयर ऑल इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट इज केप्ट इन अ सिंगल सेट ऑफ बुक्स, यानी एक ही लेजर के अंदर आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। इंटरलॉकिंग, अ सिस्टम इन विच बुक्स आर डिवाइडेड इनटू टू लेजर, कॉस्ट अकाउंट्स दैट आर मेंटेन्ड इन द कॉस्ट लेजर, जिसको आप फैक्ट्री लेजर भी कहते हो, and other accounts maintained in the journal। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और इसमें से पेपर आ भी जाता है। कहते हैं इन प्रैक्टिस मोस्ट कंपनीज एंड ईआरपी सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट यूजिंग इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। ईआरपी क्या होता है? अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर को कहते हैं। अकाउंटिंग के वैसे क्या मतलब होता है ईआरपी का? आपने आईटी में पढ़ा होगा 5वें चैप्टर में, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। दिस चैप्टर इज फोकस्ड, और बाकी वो कहता है इंटीग्रेटेड अकाउंट यूजिंग द। अब इस चैप्टर के अंदर आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम है ही नहीं, मतलब वो जो दो एंट्रीज पास करने वाला है ना, वो नहीं है, सिंगल एंट्री वाला है। The direct material accounts might be named differently। कहता है मटेरियल अकाउंट के नाम देख ले, कहता है आप उसे रॉ मटेरियल का अकाउंट कह सकते हो, उसे इन्वेंट्री रॉ मटेरियल कह सकते हो, उसे स्टोर अकाउंट भी कह सकते हो। मटेरियल अकाउंट को क्या क्या नाम दिया जा सकता है? रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री या स्टोर। सिमिलरली द वर्क इन प्रोसेस माइट बी डिस्क्राइब्ड इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, और फिनिश्ड गुड्स का नाम क्या हो सकता है? इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स। The above diagram does not, इसको छोड़ दे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड इन द यूज। बाकी ये जनरल एंट्रीज आपने पढ़ ली हुई है, इसको एक नजर खुद देख लेना। यहां पर आए जर्नल टू रिक्लासिफाई एक्सपेंसेस इनटू प्रोडक्शन ओवरहेड एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। Some of the material and labor recognized earlier might related to indirect material and indirect labor या non-production activities. Any amount related to the indirect material, indirect labor must be transferred to the, ये बात हमें पता है, पहले कल ही पढ़ी है।
इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को किस में ट्रांसफर करते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड में। और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को वर्क इन प्रोसेस में या प्राइम कॉस्ट। Any amount related to the non-production labor, sales या admin should be transferred to one of the more non-production overhead accounts या SO। कहता है जो प्रोडक्शन ओवरहेड है, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल का नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है, मतलब कोई सेल कमीशन है, जो सेल कमीशन उसके जो ओवरहेड आएंगे वो किस में ट्रांसफर होंगे? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में। और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कहां ट्रांसफर होते हैं? डायरेक्ट एसओपीएल के अंदर। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन इज ट्रांसफर टू द, ये आपको अंग्रेजी में वो इस तरह से लिखकर दे सकता है, और ये उसने उसकी एंट्रीज बनाकर भी बताई है। और ये आप लोग वही अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन का चक्कर है। एग्जाम्पल नहीं करनी आपने, बस एक नजर देख लेना, समझ लग जाए ठीक है, वरना छोड़ देना। जो एग्जाम्पल नंबर 1 है बस वही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर एंड पे ये पेज भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पेज में जो चीजें मैं आपको बल्कि बता ही देता हूं, बस खत्म है, ये आखिरी पेज है इसका। हाँ जी, प्राइमरी पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू असर्टेन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड गुड्स। कहता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मेन मकसद क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Non-manufacturing entities are involved in the trading of goods at a profit. Therefore, manufacturing entities prepare the manufacturing account also in addition to the trading account, profit and loss account and statement of financial position. इस पैराग्राफ का मैं मकसद बता देता हूँ, ये पेपर में सवाल आता होता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। ट्रेडिंग अकाउंट का होता है ग्रॉस प्रॉफिट तक, और एसओपीएल बनाती है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज इन एडिशन टू दीज अकाउंट्स एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाती है, ये लिखा हुआ है। ट्रेडिंग एंटिटीज क्या क्या बनाती है? वो कहते हैं सारे बिजनेस 3 तरह के अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, एसओपीएल या एसओसीआई या और एसओएफपी। और जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है वो एक एक्स्ट्रा अकाउंट भी बनाती है। वो कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। किस मकसद के लिए? क्योंकि उसने ये बताना होता है ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी फाइड है। ये इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, ये देख लें। Therefore, manufacturing entities prepare a manufacturing account in addition to trading account, profit and loss account and statement of financial position. क्लियर होगी बात कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाती है, और ट्रेडिंग बाकी सारी एंटिटीज 3 अकाउंट बनाती है। The manufacturing account helps the better understand to the cost effectiveness of the manufacturing activities. After ascertain the cost of finished goods, we need transfer the cost to the trading account. Separate production and non-production cost. ये सिंपल वो क्या कह रहा है? प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट into cost that each function can be provide useful information for management. कहते हैं मैनेजमेंट ने क्योंकि देखना होता है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग खर्चे कितने हो रहे हैं और इसके अलावा खर्चे कितने हो रहे हैं। फिर उन्होंने प्लानिंग करते वक्त उसने ये देखना है कि कौन से खर्चों को हमने अवॉइड करना है या कम करना है। फंक्शनल कॉस्ट शो मैनेजर दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड ऑन ईच फंक्शन बजट कॉस्ट एंड हाउ मच दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग। फिर उसने ये चीजें वही कॉस्ट के बारे में बताई है, वही पुरानी चीजें हैं, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है, बस सिर्फ ये चीज आपने देखना है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। बाकी आप एक नजर पढ़ोगे वो आपको समझ लग जाएंगे, उसमें कोई टेक्निकल बात है ही नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ द लेजर्स बैलेंस लाइक इन्वेंटरीज quantity manufactured, we need to calculate the figures of inventories sales from the available data. In the absence of ledger balance like inventory quantity manufactured, we need to calculate the figures of inventory sales from the, कहता है अगर हमें डाटा मिसिंग होगी तो फिर जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वहां से हमने सारी चीजें देखनी है। The manufacturing account format must show values and the quantities if available in the data. कैसे? हम क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक जी 5 यूनिट है एट द रेट ऑफ ₹2 ऐसे करते थे ना। परचेज किए जी हमने 100 यूनिट एट द रेट ऑफ
300। कहता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर अगर डाटा में अवेलेबल हो तो हम साथ क्वांटिटी भी लिखते होते हैं और साथ वैल्यू भी लिखते होते हैं, लेकिन रिटेलर के अंदर ऐसा कभी नहीं किया हमने। रिटेलर के ये सारे सवाल कर तो रहे, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, एड लेस अदर एक्सपेंसेस, एड अदर इनकम, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट, उसमें क्वांटिटी कभी साथ। वो कहता है यूनिट सोल्ड का फार्मूला, ये पेपर में आ सकता है, यूनिट सोल्ड का फार्मूला हमने भी पढ़ा है, कैसे फाइंड करते हैं यूनिट सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट प्लस जितने यूनिट मैन्युफैक्चर किए माइनस। कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वी ऑलवेज अज्यूम फर्स्ट इन। कहते हैं अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, फाइफो। और अगर आपको कहता है कि एक इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है तो मोस्ट एक्यूरेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड होता है, वेटेड एवरेज। अगर वैसे इन्वेंट्री की वैल्यू प्राइसेस बढ़ रही है, फाइफो से क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा आता है, प्रॉफिट भी ज्यादा आता है, बट अगर आप मोस्ट एक्यूरेट प्रॉफिट फाइंड करना चाहते हो तो फिर कौन सा मेथड बेस्ट है, वेटेड एवरेज। जब प्राइसेस स्टेबल हो तब फाइफो मेथड बेस्ट होता है, जब प्राइसेस चेंज हो रही हो तो वेटेड एवरेज बेस्ट होता है। बस ये खत्म हो गया आपका ये चैप्टर। इसको अब आपने खुद से जो सवाल आपसे नहीं होंगे, कल इसका टेस्ट है ना, तो पहले लेक्चर तो हो जाएगा ना, टेस्ट तो बाद में होगा, ठीक है। कुछ सवाल है ही नहीं ऐसा कि जो आपको नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे ही पढ़ लिए।